हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 47th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनविंसिबल कॉमिक के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेसिल स्टैडमैन की कॉमिक ओरिजिन को, जो इस समय ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का हेड है। तो आखिर वो कैसे इस एजेंसी का हेड बना, क्यों उसके मुंह पर एक स्कार है, कैसे वो नोलन से मिला, एक्सेट्रा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो ये स्टोरी इशू 50 में ही मौजूद है, पर इसे मैंने अलग से वीडियो में इसलिए डाला क्योंकि एक मेन कैरेक्टर की कॉमिक ओरिजिन को शो करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ब्रिट के एक बिल्डिंग में चुपके से एंटर करने से, जहाँ पर वो किसी से बात करते हुए कहता है, मैं ऑलमोस्ट तुम तक पहुँच चुका हूँ, होल्ड ऑन। दूसरी तरफ मौजूद इंसान जवाब देता है, हरी अप, इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। ब्रिट पूछता है कि अभी वो कांच तोड़कर अंदर आया था, तो कहीं उन लोगों को उसके आने की भनक तो नहीं लग गई। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है, नहीं, पर जल्दी आओ, ये लोग क्रेजी हैं, ये लोग अपने ही वेपन को ब्लास्ट होते हुए देखने के लिए रुक रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है कि ये चीज़ है क्या। तो हम देखते हैं कि ब्रिट जिससे अपने ईयरपीस के थ्रू बात कर रहा था वो यंग सेसिल स्टैडमैन है, जो अभी किसी एजेंसी का हेड नहीं है बल्कि खुद इस टीम का एक सोल्जर है, जिसे ऑर्डर ऑफ द फ्रीइंग फिश नाम की एक टीम ने पकड़ लिया होता है। सेसिल ये सभी बातें दबी हुई आवाज़ में कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उस टीम का एक मेंबर सेसिल की आवाज़ सुन लेता है और कहता है, हे, तुम किससे बात कर रहे हो? उसी टीम की एक दूसरी मेंबर कहती है, इसे चुप कराओ, मैं अपने जीत के मोमेंट को एक नॉन बिलीवर की बड़बड़ से ख़राब नहीं करवाना चाहती हूँ। और पहला मेंबर ओके कहकर सेसिल को मारने आ ही रहा होता है कि तभी ब्रिट वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों विलन्स को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। लेकिन इससे पहले ब्रिट कुछ कर पाता, वो फीमेल मेंबर दूसरे मेंबर से उनके बॉम्ब को अभी डेटोनेट करने के लिए कहती है और वो मेंबर भी ऐसा ही करता है। बॉम्ब डेटोनेट होते ही उस जगह पर एक टॉक्सिक गैस फैलने लग जाती है और सेसिल अभी भी वहीं पर बंधा हुआ होता है। इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रीइंग फिश के मेंबर्स भी खुद उस टॉक्सिक गैस में जल रहे होते हैं और उसकी दूसरी मेंबर कहती है, फाइनली हमारा मास्टर प्लान कंप्लीट हो गया है, ये जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एपिसेंटर बनेगी। सबसे पहले हम मरेंगे, पर जब ये केमिकल एक्स गैस में इवेपोरेट होगा तब ये पूरा शहर एक बंजर ज़मीन बन जाएगा। उसके बाद पहला मेंबर कहता है, हमारी डेथ लाइफ और डेथ के डेलिकेट बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगी और इस जनरेशन को अपनी ज़िंदगी पूरे और सही तौर से जीना सिखाएगी। हम एक क्रांति ले आएंगे और हमारा ये काम दुनिया चेंज कर देगा। तो बेसिकली अपने इस प्लान से सुसाइड बॉम्बिंग टाइप की करते हैं और ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि इससे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आ जाएगा। प्लान तो काफ़ी बकवास था, पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसी टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आकर सेसिल की स्किन भी जलने लग जाती है। हालांकि ब्रिट की इनवल्नरेबिलिटी की वजह से उसे इस गैस से कुछ नहीं होता है और वो उन दोनों टीम मेंबर्स को एक तरफ फेंक कर सेसिल की तरफ जाते हुए अपने हेडक्वार्टर से कहता है, हेडक्वार्टर्स लिसन, यहाँ एक सिचुएशन आ गई है, केमिकल एक्स रिलीज कर दिया गया है, हमें डबल स्पीड से इस लोकेशन के 3 मील के एरिया को क्वारंटीन करना होगा। एजेंट स्टैडमैन इज़ डाउन, आई रिपीट, एजेंट स्टैडमैन इज़ डाउन। मुझे जल्दी से सेफ सूट्स के साथ एक मैड टीम यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद ब्रिट सेसिल से बात करने की कोशिश करता है, पर सेसिल की हालत तब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसके अलावा सेसिल की तरह ही उन विलन्स की भी स्किन गलने लग जाती है, पर ब्रिट के उन्हें धक्का देने के बाद आगे उनका क्या हुआ इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता। इसके बाद हम चलते हैं इस एक्सीडेंट के कुछ हफ्तों बाद के टाइम पर। यहाँ हम देखते हैं कि ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में सेसिल का इलाज किया जाता है और अब सेसिल की हालत बेहतर हो गई होती है। ब्रिट यहाँ सेसिल से मिलने आया होता है और उससे पूछता है, ये लोग तुम्हें ऑलरेडी जाने दे रहे हैं? सेसिल जवाब देता है, हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो तुमने परफेक्ट टाइम पिक किया फाइनली यहाँ आकर मुझसे मिलने का। तो तुम्हें फाइनल रिपोर्ट मिल गई, हमने कितने लोगों को गवा दिया? ब्रिट कहता है, उन ऑर्डर ऑफ फ्रीइंग फिश के 2 मेंबर्स को छोड़कर 15 लोग और उन्हें जोड़कर 17। हमने रिकॉर्ड टाइम में उस एरिया को खाली करवा दिया था, पर कुछ लोगों को टाइम पर ढूंढ नहीं पाए और उन्हें ढूंढने तक बहुत देर हो गई। वैसे बुरा मत मानना, पर ये तुम्हारे चेहरे पर स्कार कैसा है? क्या उन्होंने आर्टिफिशियल स्किन लगाते वक्त कुछ गलती कर दी या फिर क्या हुआ? तो जैसा आपने ध्यान दिया ही होगा कि वही स्कार है जो हमें प्रेजेंट टाइम पर भी सेसिल के चेहरे पर दिखता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि किस एक्सीडेंट में सेसिल को अपना ये स्कार मिला था। सेसिल ब्रिट की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये स्कार आर्टिफिशियल स्किन का नहीं है, ये पैच मेरी स्किन का वो अकेला पार्ट है जो बचाने लायक था, पर वो इसे भी रिप्लेस करना चाहते थे, पर मैंने ही उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब से मैं जब भी शीशे में देखूंगा तो मैं इस पैच की वजह से इस एक्सीडेंट को याद कर पाऊंगा, क्योंकि इस बार मुझसे गलती हो गई और उस गलती की वजह से लोगों को मरना पड़ा और मैं ऐसा कुछ भी दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। तो सेसिल स्टैडमैन के चेहरे पर पड़े आइकॉनिक स्कार की बैक स्टोरी जानने के बाद हम चलते हैं कुछ साल आगे, जहाँ पर लिजर्ड लीग ने पेंटागन पर ही अटैक कर दिया होता है और उसे काफ़ी नुकसान भी पहुँचा दिया होता है। तो पहले पेंटागन, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक। मानो या ना मानो, लिजर्ड लीग भी कभी हल्के में लेने वाली टीम नहीं रही है। खैर, इस अटैक में उस टाइम की ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के डायरेक्टर और हेड रेडक्लिफ को भी काफ़ी चोट लग जाती है, जिसे सेसिल बचाते हुए एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। पर इतने में ही उनके सामने कोमोडो ड्रैगन आ जाता है। हाँ, ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिसने रेक्स का हाथ खा लिया था और श्रिंकिंग रे को भी मार दिया था।
तो कोमोडो ड्रैगन को रोकने के लिए सेसिल गोलियां चलाता है। हालांकि वो बुलेट्स बस कोमोडो ड्रैगन को लगकर बाउंस हो जाती है और कोमोडो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। पर इससे पहले कोमोडो उन्हें कुछ कर पाता, वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द फ्रीइंग फिश टीम के वही मेंबर्स आ जाते हैं जिन्हें हमने कुछ देर पहले देखा था, और वो दोनों वहाँ आकर कोमोडो से लड़ने लग जाते हैं। सेसिल उन दोनों को देखकर शॉक में आ जाता है और डायरेक्टर रेडक्लिफ से उनके बारे में पूछता है। रेडक्लिफ कहता है, हमने उनकी डेथ का झूठ बोला था, मैं उन्हें अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहता था, हम इन्हें एक एलाइड फोर्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, ये बस सलाखों के पीछे रहने की जगह इस तरह से हमारे ज़्यादा काम आते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर कोमोडो को पीट पीट कर ढेर कर देते हैं। लेकिन सेसिल इस बात से गुस्सा होकर कहता है, इससे क्या उन्होंने जो किया वो सही हो जाता है? जो उन्होंने मेरे साथ किया, इन्होंने 15 लोगों की जान ली थी और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। रेडक्लिफ कहता है, अगर अभी ये नहीं होते तो हम यहाँ ज़िंदा खड़े नहीं होते सेसिल। सेसिल गुस्से में ही कहता है, वेल इसके लिए तो मुझे उसे थैंक्स कहना होगा। और ऐसा कहकर सेसिल एक ज़्यादा बड़ी गन से उन दोनों मेंबर्स को ऑन द स्पॉट मार देता है। और इतने में ही ओरिजिनल गार्जियंस की टीम वहाँ पर आ जाती है, जिसमें से इमॉर्टल के हाथ में बेहोश पड़ा हुआ लिजर्ड लीग टीम का हेड मौजूद होता है। और इमॉर्टल कहता है, सेसिल मेरे दोस्त, ये तुमने क्या किया? तो अगर आप देखें तो यहाँ सेसिल की आइडियोलॉजी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी आइडियोलॉजी अभी तक हमने मार्क की इस वॉल्यूम में देखी है। सेसिल भी मार्क की तरह इस बात पर गुस्सा है कि उसका बॉस, जिस पर वो आज तक आंख बंद करके भरोसा करता आया, वो उन्हीं मर्डरर्स की हेल्प ले रहा है जिन्हें उसने रोकने की खुद कोशिश करी थी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर आगे ऐसा क्या हुआ कि सेसिल की ये आइडियोलॉजी बदल गई और अब हमें रेडक्लिफ जैसा ही सेसिल क्यों दिख रहा है। तो इस इंसिडेंट के बाद सेसिल को अरेस्ट करके पेंटागन की जेल में ही डाल दिया जाता है, जहाँ कुछ महीने बीत जाने के बाद रेडक्लिफ सेसिल से मिलने आता है। रेडक्लिफ बताता है कि वो एक ऐसे साइड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया है जिसमें वो ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का हेड रहते हुए काम नहीं कर सकता है, इसलिए अब वो इस एजेंसी से अलग होकर अपना पूरा टाइम उस प्रोजेक्ट को देना चाहता है। और रेडक्लिफ को रिप्लेस कर पाने लायक अभी अकेला इंसान सिर्फ सेसिल ही है। तो रेडक्लिफ सेसिल को ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का हेड बनने का ऑफर देता है। हालांकि सेसिल इसके लिए पहले मना कर देता है, पर रेडक्लिफ कहता है, तुम अभी भी हमारे लास्ट कन्फ्रंटेशन से नाराज़ हो? क्या तुम अपनी सिचुएशन से नहीं समझ सकते हो? हाँ, तुमने एक गलत काम किया, पर तुम जेल के अंदर रहने से ज़्यादा इस जेल के बाहर आकर हमारे काम आ सकते हो। तो क्या हम तुम्हें यहाँ पर सड़ने के लिए छोड़ दें? सच ये है कि या तो तुम अच्छे इंसान बन सकते हो या फिर तुम ऐसे इंसान बन सकते हो जो दुनिया को बचा सकता है। ये दोनों हमेशा एक ही इंसान नहीं हो सकते। फिर वहाँ से जाते हुए रेडक्लिफ कहता है, मेरे ऑफ़र के बारे में सोचना, तुम्हें अभी ही अपना फ़ैसला नहीं लेना है, पर जल्दी ही तुम्हें फ़ैसला लेना होगा क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो रेडक्लिफ की इन बातों के बाद सेसिल की आइडियोलॉजी सही गलत को लेकर बदल जाती है और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, सेसिल उसी टाइप की आइडियोलॉजी का इंसान बन जाता है और रेडक्लिफ की ऑफ़र को एक्सेप्ट करके ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का नया हेड बन जाता है। इस नई पोजीशन पर आने के 1 साल बाद नोलन भी अर्थ पर आ जाता है, जहाँ वो इंसानों की मदद करने के लिए एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। इस इंसिडेंट को सेसिल भी पेंटागन से देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से मेरा हेलीकॉप्टर तैयार करो और इस आदमी के पास ले चलो, मैं इस आदमी के वहाँ से निकलने से पहले लोकेशन पर पहुँचना चाहता हूँ। तो सेसिल नोलन के पास पहुँच जाता है, जो इस टाइम तक उस ड्रैगन को मार चुका होता है। सेसिल बताता है कि वो कौन है और किसके लिए काम करता है और नोलन को अपनी एजेंसी का पार्ट बनने का ऑफर देता है। नोलन भी अपना झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं भी इस प्लेनेट को बचाने आया हूँ, मैं इस प्लेनेट के कस्टम्स और बिहेवियर्स को समझने में तुम्हारी मदद चाहूँगा। ये सुनकर सेसिल भी खुश हो जाता है और नोलन को अपने साथ पेंटागन ले जाता है। पेंटागन में कुछ घंटे नोलन को जानने और उससे बातें करने के बाद नोलन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सेसिल का एक असिस्टेंट आकर बताता है, हमने आपकी कन्वर्सेशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया, उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, प्यूपिल डायलेशन, इन सभी पैरामीटर्स को हमने उसकी बातों की सच्चाई समझने के लिए मॉनिटर किया। सेसिल पूछता है, और फिर? असिस्टेंट जवाब देता है, वो झूठ बोल रहा है, वो एक एलियन है तो हमारे पैरामीटर ज़रूरी नहीं है कि उस पर भी लागू हो, पर हमारे बेस्ट लोगों का भी यही मानना है कि वो हमारी दुनिया को बेहतर करने और अपने प्लेनेट की सच्चाई के बारे में झूठ बोल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? सेसिल जवाब देता है, नथिंग। मुझे नहीं पता कि वो सबके बारे में झूठ क्यों बोल रहा है या फिर वो क्या छुपा रहा है, और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बात यह है कि वो इस प्लेनेट की मदद कर सकता है और मुझे उस मदद की ही ज़रूरत है। उसका असिस्टेंट थोड़ा टेंशन में आके कहता है, बट सर, सेसिल आगे कहता है, मैं इस प्लेनेट की सेफ्टी के लिए डेविल से भी हाथ मिला लूँगा, यही मेरी जॉब है, यही मैं करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको इशू 49 वाली वीडियो में भी कहा था कि ये डेविल वाली लाइन ध्यान में रखना, क्योंकि उसका रेलिवेंस और ओरिजिन हमें सेसिल के ओरिजिन स्टोरी में ही मिलने वाला था। तो सेसिल ने इस वॉल्यूम में मार्क के साथ जो भी किया, उसके अलावा उसकी आइडियोलॉजी, उसके मुंह का स्कार, इन सभी बातों की बैक स्टोरी हमें इस ओरिजिन स्टोरी में मिल गई। उसके अलावा हमें ये भी पता चला कि कैसे इतने साल नोलन सभी से अपना असली प्लान छुपाकर जी पाया, क्योंकि जिसे नोलन की असली सच्चाई की भनक पड़ी थी और जो नोलन को रोकने के रिसोर्सेज रखता था, वही इंसान नोलन को लेकर इग्नोरेंट और केयरलेस हो
गया और उसकी मदद के बदले उसने उसके बोले हुए झूठ को भी नज़रअंदाज कर दिया। खैर फिलहाल यहाँ पर सेसिल की ओरिजिन स्टोरी ख़त्म हो जाती है और मुझे कहना होगा कि अभी तक हमने इस यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी अलग से देखी है उनमें से सेसिल की स्टोरी सबसे बढ़िया और इम्पैक्टफुल थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना तो मैंडेटरी है ही, साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जो इनविंसिबल के सेकंड सीजन का वेट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।